हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ पावर यानी शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने शक्ति का अर्थ, उसकी विभिन्न परिभाषाएं जो विभिन्न विचारकों ने दी हैं, उनका मतलब समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि शक्ति का और बल का क्या समानता है और क्या असमानता है। उसके बाद हमने देखा कि राजनीतिक शक्ति व सैनिक शक्ति में क्या अंतर है। आज हम देखेंगे कि शक्ति व प्रभाव में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। पहले हम देखते हैं कि शक्ति व प्रभाव में क्या समानताएं हैं। शक्ति और प्रभाव यदि कुछ आधारों पर एक दूसरे के समान हैं तो दूसरी ओर इनमें महत्वपूर्ण असमानताएं भी हैं। ब्रचाश और बारात ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर में इन दोनों में अनेक असमानताएं बताई हैं। इन लेखकों के अनुसार शक्ति व प्रभाव दोनों ही बौद्धिक व संबंधात्मक हैं और एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात ही प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और प्रभाव अलग अलग व्यक्ति में हो सकते हैं और शक्ति तथा प्रभाव दोनों के दर्शन एक ही व्यक्ति में किए जा सकते हैं। शक्ति व प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, किंतु वह व्यक्ति शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ है या प्रभाव के कारण, यह मालूम करना कठिन होता है। इसका निर्णय तो वास्तव में वह स्वयं खुद ही व्यक्ति ही कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्धनकारी भी हो सकते हैं। तो ये इसकी समानताएं थी कि भाई दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। प्रभाव है वो शक्ति उत्पन्न करता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, हम बोलते हैं व्यक्ति प्रभावशाली है, तो उसमें कुछ ना कुछ, ये जो प्रभावशाली बनने के बाद उसमें कुछ ना कुछ पावर्स आ जाती हैं। जैसे जिस व्यक्ति को कुछ भी प्रभाव नहीं है, वो प्रभावशाली बिल्कुल नहीं है, वो लोगों पर अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहा, तो उसको कभी लोग कोई शक्ति भी नहीं देंगे, उसके बाद कोई नहीं मानेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो हो सकता है कि आज उसके पास शक्ति है। फॉर एग्जांपल, आज कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसके हाथ में पावर है कि वो कुछ ऐसे काम कर सकता है जो आम आदमी नहीं कर सकता, यानी प्रधानमंत्री बन गया है। तो उसके बाद अगर वो व्यक्ति आज शक्तिशाली है तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो ऐसे डिसीजंस ले अपनी शक्ति के बेस पे कि वो लोगों में प्रभावशाली भी बन जाए, लोगों को वो अच्छा भी लगने लग जाए। जैसे हम इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल लें, वो प्रधानमंत्री थी, वो शक्तिशाली भी थी, साथ ही साथ उन्होंने लोगों पर काफ़ी प्रभाव भी छोड़ा था। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, उनको चमत्कारी व्यक्तित्व का धनी बोला जाता था, तो उन्होंने अपने प्रभाव के बल पर शक्ति अर्जित की थी, क्योंकि वो कांग्रेस के टाइम जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तो वो कांग्रेस जो पार्टी बनी थी उसमें काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे, तो इसलिए उनको अपने प्रभाव के बल पर शक्ति अर्जित उन्होंने कर ली थी और देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इस तरह क्या होता है कि प्रभाव है वो शक्ति को जन्म देता है और शक्ति कई बार प्रभाव को, और दोनों के एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें असमानताएं देखते हैं कि भाई इसमें क्या असमानताएं हैं। शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी इनमें भेद हैं। जैसे पहला, शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल व प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। प्रभाव है वो अनुनयात्मक, स्वेच्छापूर्ण और मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास सदैव उसके अनुपालन के विषय में अनेक विकल्प मौजूद रहते हैं। तो शक्ति, अगर कोई व्यक्ति पावरफुल अपनी पावर का यूज़ कर रहा है तो दमनात्मक होगी, और कोई व्यक्ति अगर प्रभावशाली है तो क्या है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ज़बरदस्ती वो लोगों से अपनी बात नहीं मनवाता, लेकिन वो लोगों के बीच में प्रभावशाली है तो लोग उसकी बात खुद ही मानते हैं। ये स्वेच्छापूर्ण होता है, लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो उसकी बात माने या ना माने। तो जब तक वो व्यक्ति प्रभावशाली रहता है लोग उसकी बात मानते हैं। ये मनोवैज्ञानिक होता है प्रभाव। ऑफकोर्स कि मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि ये दिमाग से दिमाग का रिलेशन होता है, तो लोग उसको मन से मानते हैं। तो ये पहला डिफरेंस। सेकंड, शक्ति प्राय शक्तिधारक के पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में रहती है। उसका प्रयोग शक्तिधारक दूसरों की इच्छा के विरुद्ध व प्रतिरोध के रहते हुए कर सकता है। अगर उसको शक्ति यूज़ करनी है, आज व्यक्ति जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो आज वो पावरफुल है, उसके पास पावर है कि वो कानूनों का निर्माण करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो ऐसे कानूनों का भी निर्माण कर सकता है जो जनता के अगेंस्ट हों। अगर वो चाहे कि उसको अपनी शक्ति का यूज़ करना है और उसको ऐसे कानूनों का निर्माण करना है तो कर सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़िलहाल ही इंडिया में जो किसान कानून बने हैं तो वो किसानों को ठीक नहीं लग रहे, लेकिन उन कानूनों का निर्माण किया गया है।
तो वो अपनी शक्ति का यूज़ किया उन्होंने, क्योंकि उनके पास कानून बनाने की पावर है। तो वो उनको ठीक लगे कि ये कानून सही है, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, तो किसानों को वो ठीक नहीं लगे। तो इस प्रकार शक्ति का यूज़ है वो स्वतंत्र तत्व के रूप में किया जा सकता है। तो वो दूसरों की इच्छा के विरुद्ध भी कर सकता है। प्रभाव है वो संबंधात्मक होता है। उसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति या स्वीकृति होती है, अर्थात प्रभाव प्रभावित व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अब जैसे ये किसान के लिए कानून बनाया गया, तो ये कानून बना दिया किसानों की इच्छा के विरुद्ध। मैं ये नहीं कह रही कि सभी किसान विरुद्ध हैं, लेकिन जो फिलहाल आंदोलन कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा के विरुद्ध जैसे कानून बना दिया गया, तो उन पर शक्ति तो यूज़ कर ली गई, क्योंकि ये सभी किसानों पर लागू होगा। जो किसान इससे एग्री करते हैं उन पर भी लागू होगा, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कानून, तो उन पर भी लागू होगा। तो अब क्या है कि उन्होंने शक्ति का यूज़ तो कर दिया। तब मैंने अभी भी ये सेंटेंस बोला कि शक्ति का यूज़ जो किसान है उनकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, यानी जो व्यक्ति है उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन प्रभाव में व्यक्ति की सहमति होनी ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या फिर मंत्रिमंडल ने ये कानून पास किया है, तो जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं उनमें जो मंत्रिमंडल है उसके प्रति प्रभाव कुछ न कुछ कम अवश्य हुआ होगा। हो सकता है वो अगली बार वोट अपना सोच समझ कर दें या नहीं दें, या फिर अगर ये कानून वापस लिया जाए तो वापस इसी सरकार को वोट दे दें। तो मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि शक्ति उसके आदमी के विरुद्ध भी यूज़ की जा सकती है। कोई आदमी पावर में है तो दूसरी आदमी की इच्छा के विरुद्ध वो शक्ति यूज़ कर सकता है, लेकिन वो यूज़ की इच्छा के विरुद्ध शक्ति तो यूज़ कर लेगा, लेकिन हो सकता है उसके कारण उसका उस व्यक्ति पर प्रभाव कम हो जाए, वो कम प्रभावशाली बन जाए। तीसरा, शक्ति को अप्रजातंत्रात्मक माना जाता है। वह प्रतिशक्ति को आमंत्रित करती है और भय पर आधारित होती है। इसके विरुद्ध प्रभाव है पूर्णतया प्रजातंत्रात्मक माना जाता है। उसका अनुपालन स्वेच्छा से किया जाता है। प्रभाव का प्रभाव विचार की समानताओं और मूल्यों की समरूपता के कारण होता है। तो शक्ति का हम यहाँ पर मतलब जनरली ले रहे हैं कि भाई शक्ति है तो उसका अगर यूज़ किया जा रहा है तो जनरली वो प्रतिशक्ति यानी काउंटर पावर को जन्म देती है। अब जैसे यही कानून, किसान कानून का ही एग्जांपल ले लो कि कानून बना दिया, शक्ति का यूज़ कर दिया, तो उसके उन्होंने काउंटर पावर को भी आमंत्रित किया है। किसान भी अब अपनी पावर सरकार को दिखा रहे हैं। तो जब पावर का यूज़ किया गया किसानों के लिए कानून बनाकर, तो उन्होंने काउंटर पावर को भी आमंत्रित किया। ठीक है, यही मैं सेंटेंस में समझा रही हूँ कि पावर है वो काउंटर पावर को आमंत्रित करती है जनरली। तो इन्होंने काउंटर पावर को, किसानों ने भी अपनी पावर दिखानी शुरू की, जैसे इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, कानून वापस लाने की मांग कर रहे हैं, तो क्या काउंटर पावर को आमंत्रित किया। और जबकि इसके विपरीत क्या होता है कि कोई आदमी प्रभावशाली है तो वो लोगों की सहमति से काम करेगा, तो उसके लिए काउंटर पावर की ज़रूरत होगी ही नहीं। चौथा डिफरेंस, शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएं लगी होती हैं। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, उसे किसी न किसी तरह के प्रभाव के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शक्ति के दुर्बल होते ही या प्रतिबंधों के अभाव में उसका अनुपालन नहीं किया जाएगा। यही मैं बता रही हूँ कि जैसे शक्ति का आज आपने प्रयोग कर दिया, आपने कोई ऐसा कानून बना दिया जो जनता की इच्छा के विरुद्ध है, तो हो सकता है आपका प्रभाव धीरे धीरे जनता पर कम हो जाए और अगली बार जनता आपको अपदस्थ भी कर दे। तो इसलिए कि शक्ति के जो यूज़ है उस पर अनेक सीमाएं होती हैं। जैसे फ़िलहाल यहाँ इस एग्जाम्पल में क्या सीमा है कि आप जनता की इच्छा के विरुद्ध कानूनों का निर्माण ना करो, आप ऐसे कानूनों का निर्माण करो जो जनता के कल्याण के लिए होने चाहिए। तो आप ऐसे कानूनों का निर्माण अगर नहीं कर रहे हो तो आपका प्रभाव है वो धीरे धीरे जनता पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर शक्ति कल दुर्बल हो जाती है, जैसे दुर्बल कैसे होगी, जैसे ये सरकार है फॉर एग्जांपल, इसने कानून अगेंस्ट बना दिए जनता के, तो 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, तो उस टाइम इनकी शक्ति क्या होगी, दुर्बल होगी। तो हो सकता है कि जिस टाइम इनकी शक्ति दुर्बल है या आज जनता पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो जनता इनको हटा भी दे, तो वो शक्ति का अनुपालन वो फिर ना करे। ठीक है, ऐसे ही प्रभाव, ये तो शक्ति के बारे में। प्रभाव की शक्ति है वो असीम होती है और प्रभाव प्राप्त कर लेने पर उसका खुलकर लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि प्रभावक और प्रभावित के बीच एक सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। सच्चे रूप में प्रभाव प्राप्त हो जाने पर शक्ति अनावश्यक हो जाती है। अब जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, उसने जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा है। पीएम बनने से पहले उसने जोशीले भाषण दिए जनता को, वो पीएम की दौड़ में शामिल होना चाहता था, उसने जनता को भाषण दिए जोशीले, और उसने जनता को अच्छे अच्छे वादे किए, तो जनता पर उसका प्रभाव काफ़ी अच्छा हो गया।
तो आज जनता ने उसको जिता दिया, आज वो मान लो पीएम है। तो पीएम बनने के बाद में वो कई बार अपने प्रभाव का यूज़ गलत भी कर सकता है या ज़्यादा सीमा तक भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जनता की उसके साथ सिंपैथी है, जनता उससे प्रभावित है। तो इसलिए प्रभाव है उसका यूज़ कई बार ज़्यादा भी किया जा सकता है, उसका खुलकर लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि जो प्रभावक है और जो प्रभावित हैं उनके बीच में एक सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। तभी तो कई बार ऐसा पीएम बन जाता है जो जनता को अच्छा लगता है। जैसे हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने जब आंदोलन, वो जो अन्ना थे, अन्ना हजारे, उनके साथ उन्होंने आंदोलन में भाग लिया तो जनता पर उन्होंने अच्छा प्रभाव छोड़ा, तो जनता उनके साथ सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित हो गया, तो जनता उनको सरकार में ले आई। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो प्रभाव से शक्ति की ओर आए कि पहले वो उन्होंने जनता को प्रभावित किया, फिर उनके पास शक्ति भी आ गई, किस चीज़ की, सीएम बन गए वो, तो पावरफुल हो गए। तो कई बार प्रभाव का यूज़ है वो आदमी खुलकर कर सकता है। 5वां, शक्ति को सभ्यता व संस्कृति के बाहरी तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए। उसका प्रयोग निश्चित, सीमित और विशिष्ट रूप से ही किया जा सकता है। उसका प्रयोगकर्ता का स्वरूप प्राय सुनिश्चित होता है, जबकि प्रभाव है वो व्यक्तिगत, अमूर्त और अस्पष्ट होता है। किसके पे कितना प्रभाव है वो किस एक्सटेंट तक करेगा वो अस्पष्ट होता है। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से पूर्णतया पृथक रहते हैं। एक व्यक्ति शक्ति रखते हुए भी प्रभावहीन हो सकता है बिल्कुल, कि जैसे आज कोई पीएम है, उसके पास शक्तियां तो हैं, वो मंत्रिमंडल की ऊपर कंट्रोल रखता है, वो जनता के लिए कानून बना सकता है, लेकिन हो सकता है कि जनता का उस पर प्रभाव ना रहे तो जनता उसको हटा दे। तो कई बार एक व्यक्ति के पास शक्ति होते हुए भी हो सकता है वो प्रभावहीन हो। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें हम तो 25 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक यागा खां की पूर्वी बंगाल के संबंध में यही स्थिति थी। उन्होंने पूर्वी बंगाल के संबंध में केवल शक्ति प्राप्त थी, प्रभाव नहीं। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि शक्ति है वो बिना प्रभाव की भी हो सकती है। तो अतः अब प्रभाव को शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती और शक्ति भी बिना प्रभाव के रह सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया आज पीएम है, मान लो वो शक्तिशाली तो है, लेकिन जनता का उस पर कोई प्रभाव नहीं, जनता उससे कुछ भी प्रभावित नहीं है, तो ज़्यादा टाइम तक वो शक्तिशाली नहीं रहेगा, जनता उसे अपदस्थ कर देगी। ऐसे ही किसी व्यक्ति के पास प्रभाव है जनता पर, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं है, अब वो प्रभावित तो कर सकता है लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं है, तो ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता, क्योंकि शक्ति आने के बाद ही डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो हो सकता है कि धीरे धीरे जनता उसे भूल जाए, क्योंकि कोई डिसीजंस लेगा तभी तो जनता उसे याद रखेगी। तो इसलिए शक्ति और प्रभाव एक दूसरे के बिना ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाते। तो ये था शक्ति और प्रभाव के बीच में सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। अब देखते हैं शक्ति व सत्ता के बीच में क्या संबंध है। राजनीतिक संगठन उन संरचनाओं द्वारा निर्मित होते हैं जो कि बल के प्रयोग का नियमन करती हैं तथा सामाजिक सहयोग और नेतृत्व से संबंधित होती हैं। इनमें शक्ति और सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शक्ति व्यक्तियों, समूहों तथा भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। यह आदेश देने की क्षमता है। उसे अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की योग्यता के रूप में देखा जा सकता है और यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरों पर थोपा जा सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें दूसरे राज्यों पर अनधिकृत रूप में अधिकार किया गया तथा उन पर विजय प्राप्त की गई, फिर बाद में उन्हें जन स्वीकृति प्राप्त हो गई तो वे सत्ता बन गए। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि शक्ति तो है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये आपका राज्य है, ये आपका पड़ोसी राज्य है, इस राज्य में आप सत्ता में हो, तो आपके पास शक्ति है, तो आपने क्या किया, इस राज्य पर आक्रमण कर दिया अपनी शक्ति के दम पर। तो आप इस राज्य में आज सत्ता में नहीं हो, लेकिन आपने शक्ति के दम पर, आपके पास शक्ति है तो आपने इस पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे आपको इस जनता ने स्वीकृति प्रदान कर दी, तो आपने अपनी सत्ता भी यहाँ पर बना ली। सत्ता के बिना शक्ति है वो असाधनात्मक, परिस्थितिजन्य व अनिश्चित, असंस्थायीकृत होती है। अब इस राज्य पर, इस राज्य के राजा को शक्ति तो थी, लेकिन वो क्या थी, अस्थायी थी कि कभी भी भाई जनता हटा दे, अस्वीकृत थी, अनिश्चित थी, परिस्थितिजन्य थी कि परिस्थितियों ने ही इस राज्य को यहाँ पे शक्तिशाली बनाया, कि परिस्थितियाँ क्या उत्पन्न हुई कि ये वाला राजा इससे हार गया, इसलिए ये यहाँ पर आकर शक्तिशाली हो गया। लेकिन सत्ता में जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसकी शक्ति अनिश्चित बनी रहेगी। हो सकता है सत्ता में आने ना दे जनता, और अगर सत्ता में आ गया तो उसके बाद उसकी प्रकृति है वो निश्चित हो जाती है, उसके निर्देशों को फिर बाध्यकारी मानकर पालन किया जाता है। जैसे इस पड़ोसी देश में राजा जब तक सत्ता में नहीं है तो हो सकता है कि इसका आधी जनता ही इसकी बात माने डर से,
आदि जनता इसके विरुद्ध आंदोलन रखे, लेकिन इस राजा ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, जनता ने स्वीकृति दे दी, तो उसके बाद सत्ता में आने के बाद इसके निर्देशों को सबके लिए मानना आवश्यक हो जाएगा। सत्ता है वो निश्चित है, स्पष्ट है और प्रकट होती है। निश्चित होती है कि हाँ इस यहाँ पर ये सत्ता है, स्पष्ट होती है और प्रकट होती है सामने की भी इसकी सत्ता है, इसलिए उसका विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों, संस्थाओं और समूह में प्रत्यायोजन किया जा सकता है। शक्ति में इस प्रकार की स्पष्टता व निश्चितता का अभाव होता है। चार्ल्स ई मैरियम ने पॉलिटिकल पावर में शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। जो एक थिंकर है मैरियम, इन्होंने बुक लिखी पॉलिटिकल पावर, तो इसमें इन्होंने शक्ति और सत्ता को एक ही माना है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। शक्ति दमन का एक यंत्र है और इसका प्रभाव भौतिक होता है। सत्ता सहमति पर आधारित हो सकती है और इसके साथ ही अधिक प्रभावदायक हो सकती है। अनेक राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो कि बहुत अधिक सत्ता का प्रयोग करती हैं, किंतु केवल सहमति पर आधारित है। शिक्षक, पत्रकार और जनसेवक की सत्ता शक्ति पर आधारित नहीं होती, फिर भी उसका बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। अब जैसे एक शिक्षक है तो उसका अपने विद्यार्थियों के बीच में बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, तो उसका प्रभाव होता है, उसकी सत्ता होती है एक निश्चित। तो इनके पास बहुत अधिक शक्ति नहीं होती, इनको कोई हार्ड पावर्स नहीं दी होती, लेकिन फिर भी इनका बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। तो ये क्या है कि सत्ता है वो ज़्यादा स्पष्ट है, ज़्यादा प्रकट है, निश्चित है, और शक्ति है वो अस्पष्ट है, और सत्ता है वो ज़्यादा प्रभावदायक हो सकती है। तो ऐसे ही हम देखें कि मानव जीवन में जब विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न समुदाय बनाए जाते हैं, तो वो समुदाय है वो मानव की, जैसे मेरा मन है तो मैं कोई आर्थिक समुदाय उसको ज्वाइन कर लूँगी, जब मेरा मन है मैं वहाँ से हट जाऊँगी। तो क्या है, वो समुदाय हैं वो सत्ता का यूज़ तो कर रहे हैं व्यक्तियों पर, लेकिन जनता की सहमति से, उनके पास बहुत अधिक शक्ति नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं शक्ति के स्रोत क्या क्या हैं। अब पहला स्रोत ज्ञान, कि वह शक्ति कैसे कैसे अपने आप को प्रकट करती है, किन किन रूपों में। शक्ति का प्रथम स्रोत है ज्ञान। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रतिबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जा सकता है कि वह शक्ति का साधन बने। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझें कि जैसे एक व्यक्ति है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करके वो एक आरएएस अधिकारी बन जाता है अपने ज्ञान के दम पर। अब आरएएस अधिकारी में मान लो वो एसडीएम बन गया, तो आज उसके पास क्या है, शक्ति भी है, तो उसने अपने ज्ञान के दम पर शक्ति प्राप्त कर ली। तो शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम स्रोत क्या है, ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है और एसडीएम रहते हुए भी अगर वो ज्ञान रखेगा विभिन्न चीज़ों का, तो उसके पास ज़्यादा शक्ति का यूज़ कर पाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मुझे कब कहाँ कौन से नियम लगाने हैं। और अगर उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो एसडीएम तो बन गया, उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता है कि उसे करना क्या है, तो वो पावरलेस हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, तो वो डिसीजंस कैसे देगा जनता पर। तो इसलिए शक्ति के लिए ज़रूरी है ज्ञान। दूसरा, प्राप्तियाँ। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व होते हैं, जिनमें प्राप्तियाँ सर्वाधिक प्रमुख हैं। साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति भी कह सकते हैं प्राप्तियों को। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व व सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। प्राप्तियाँ संपत्ति, इसको संपत्ति भी कहा जा सकता है। शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन ना तो ये एकमात्र स्रोत है, ना कोई निश्चित स्रोत। ये निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत है। बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्य को प्रभावित कर सकता है, और संपत्ति के होने पर भी आवश्यक नहीं है कि वह दूसरों को प्रभावित कर सके। तो मतलब आर्थिक शक्ति का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है, उसके पास समाज में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक शक्ति है, वो काफ़ी पैसे वाला है, तो हो सकता है उसके पास शक्ति हो। जैसे हम आज बात करें तो अंबानी, अडानी, ये जो बिजनेसमैन हैं, इनके पास क्या है, आर्थिक शक्ति ही तो है, ये पावर में नहीं है, तो इनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं है, लेकिन अपनी आर्थिक शक्ति, अपने पैसे के बल पर ये अपनी शक्ति का यूज़ करते हैं, और कई बार सरकार से ऐसे कानून पारित करवा लेते हैं जो इनके हित में हो। तो हो सकता है कि जो संपत्ति है वो कभी कभार शक्ति को अर्जित करे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संपत्ति है तो वो शक्ति उसके पास होगी ही। कई व्यक्ति ऐसे संपत्तिशाली भी होते हैं, उनके पास खूब संपत्ति होती है, लेकिन वो शक्तिशाली नहीं बन पाते। तो संपत्ति भी एक स्रोत है।
तीसरा, संगठन। संगठन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत भी है कि संगठन ही शक्ति है। विभिन्न प्रतिद्वंद्वात्मक पूर्ण इकाइयाँ आपस में मिलकर संघ बना लेती हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैसे एक तो अकेला मजदूर है, ठीक है। अब वो अकेला मजदूर इतना पावरफुल होगा क्या जितना वो अपने अन्य मजदूरों के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण करेगा और वो संघ अपनी बात सरकार तक पहुंचाएगा। एक तो एक मजदूर अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहा है तो उसके बाद तो कोई सुनेगा ही नहीं। ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल बात है। और एक खूब सारे मजदूरों ने मिलकर विभिन्न विभिन्न एरियाज़ में एक संघ का निर्माण किया ताकि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएँ। तो संघ की बात सरकार ज़्यादा सुनेगी एक मजदूर की, तो ऑफ कोर्स एक संघ की बात ज़्यादा सुनी जाएगी। इसलिए संगठन के कारण भी शक्ति आती है। अगला है आकार। अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और ये सोचा जाता है कि संगठन का जितना बड़ा आकार होगा उतनी ही अधिक शक्ति होगी। तो आकार के साथ अगर संगठन का मेल हो तो ऐसा होता भी है। लेकिन अब एक मान लो छोटा सा संघ है 5 व्यक्तियों का और 5,000 व्यक्तियों का संघ है, तो सरकार किससे ज़्यादा प्रभावित होगी? सरकार सोचेगी यहाँ तो सिर्फ 5 ही वोट हैं, ना भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ सरकार सोचेगी कि इनके पास 5,000 वोट हैं, अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो हो सकता है सरकार को गिरा दें। तो इसलिए आकार का भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन कई बार हो सकता है कि 5 व्यक्ति जितने अच्छे से अपनी बात कह पाएँ, ये 5,000 व्यक्ति ना कह पाएँ, कि आपस में असंतुलित हो जाएं, असंगठित हो जाएं, इनका आकार इनको उलझा दे, सब अपनी अपनी बात करने लगे। या फिर सरकार है वो यहाँ से 5 लोगों को बुलाकर उनको अपने साथ कर ले तो वो उन 5,000 लोगों के अगेंस्ट हो जाए। मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आकार हमेशा ही ज़्यादा बड़ा आकार यानी ज़्यादा बड़ी शक्ति हो। जनरली होता है कि ज़्यादा बड़ा आकार है तो ज़्यादा शक्ति उसके पास होती है, ठीक है। तो शक्ति के स्रोत व आधार के रूप में विश्वास का भी पर्याप्त महत्व है। तलवार की शक्ति भी अंतिम रूप से विश्वास पर ही आधारित होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता होती है। भाई एक अन्य स्रोत अगर देखें तो सत्ता भी है। अगर कोई व्यक्ति सत्ता में है तो उसे ऑटोमेटिकली शक्ति मिल जाएगी। जैसे एक आम व्यक्ति है और वो अपने प्रभाव के दम पर पीएम बन गया तो पीएम बनते ही उसके पास सारी शक्तियाँ आ जाएगी, जबकि इससे पहले उसके पास शक्ति नहीं थी। तो पीएम बन के वो सत्ता में आ गया, सत्ता में आते उसके पास शक्ति आ गई। तो ये विभिन्न शक्ति के स्रोत थे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि शक्ति के क्या क्या प्रकार हैं।